हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज में आज की जो क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की रहने वाली है। मैथ और रीजनिंग को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कर रहे हैं। आपको इनको ऐसे ही करना है, बस जो ट्रिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस मेथड से क्वेश्चंस को बना रहे हैं, उन मेथड्स को आपने ध्यान में रखना और अपने नोट्स आपने बनाते हुए चलना है। ठीक है, मैं आपको विद इन वन वीक जो है नोट्स अवेलेबल करा दूंगी। ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो पीजीटी का है, 2022 का पेपर सॉल्यूशन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, तो आपके सेम चीज़ें हैं जो कि पीआरटी में भी पूछी जाती है और पीजीटी में भी, तो हर जगह यहाँ पर ये चीज़ें जो है पूछी जा रही है, तो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स एंड वाई आर फेसिंग ईच अदर। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक्स और वाई जो है एक दूसरे की तरफ फेस करके जो है खड़े हुए हैं एट सनराइज, यानी कि बिल्कुल ही जब सूर्य उदय होता है उस टाइम का। और उदय कहाँ से होता है? उदय हमेशा ईस्ट से होता है, तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए है। ठीक है, हमेशा नॉर्थ जो होता है वो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज होता है ऐसे, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में होता है नॉर्थ हमेशा ईस्ट के। अब कह रहा है एक्स और वाई जो है दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। शेडो जो है वाई की, यानी कि जो वाई की जो परछाई है वो एक्स के राइट में पड़ रही है। अब भाई यहाँ से सूरज निकल रहा है, तो भी सी बात है भाई, जो भी चीजें हैं, मतलब जो रोशनी है वो इधर की तरफ जा रही है। कह रहा है कि जो वाई की शेडो है वो राइट पड़ रही है एक्स के। अगर y कहीं पे यहाँ खड़ा है और इधर की तरफ फेस कर रहा है, ये x है और x इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो y की जो शेडो है वो कहाँ पड़ेगी? इधर से तो सूरज की रोशनी आ ही रही है, तो शेडो कहाँ पड़ेगी? शेडो यहाँ पड़ेगी। ठीक है, शेडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। और x का ये क्या हो गया? राइट हो गया। तो कह रहा है y जो है किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बताओ y किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? y इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इधर की तरफ आपकी कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो जो y है वो कहाँ पे फेस कर रहा है? y जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, पीजीटी लेवल में पूछा जा रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आपसे बहुत इजी भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिनका अदर जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो साइंस और मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1865 पीपल है टोटल, 1865 लोग हैं, इसमें से 660 जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 1305 जो है वो हिंदी बोलते हैं और 120% जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, मतलब ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं। तो जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन आपने वो बताना है। देखो टोटल कितने हैं? 1865 है। सबसे पहले तो इन 120 को घटा दो, बिकॉज ये वो पर्सन है जो बोलते ही नहीं है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो दोनों लैंग्वेज बोलते हो, और ये 120 वो पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, तो इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1745 हो गई। अब इनमें से हमें निकालना है जो दोनों बोलते हो। अब देखो 660 बोलते हैं इंग्लिश, 1305 बोलते हैं हिंदी, इनको जोड़ लो, 1965 आ गया। ये अब इनमें से कोई ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों को बोलते होंगे। ठीक है, अब एक हिंदी बोलता है एक इंग्लिश बोलता है, तो ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों को बोलते होंगे। तो ये जो आपका टोटल आया ना 120 घटा के, इसमें से आपने ये घटा देना। अब ये छोटा है तो इसमें से ये घटेगा, 1965 में से 1745 आप घटा दो, कितना आ गया? 220। तो ये वो पीपल है, ये वो पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन है, ये दोनों भाषाओं को बोलने वाले हैं ये। तो 220 आपको जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हमेशा पीजीटी में तो ज़रूर ऐसा देखने को मिलता है, तो आप इसी तरीके से आराम से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। X2D V6G है, T21 है, ये R88M है, और उसके बाद एक और है, यहाँ पे लिख देती हूँ, P445P। अब एक चीज़ ध्यान में दो, इस सीरीज के अंदर ना जो फर्स्ट और लास्ट है वो ओनली आपका लेटर है, जो बीच में कितने भी आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो सारे आपके नंबरिंग है। ठीक है, सारे डिजिट है, जैसे ये 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 21 है, 88 और ये 445 यानी कि 445 है। अब आपको इसमें लगाना है, लगाओ। मैंने आपको बता रखा था कपिलोरक्स है ना, कि आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है। आप कैसे कर सकते हो? देखो ए के अंदर में कितना? ABCD यानी कि +3 हो रहा है, उसके बाद D में +3 करूंगी तो DEFG ये भी +3 है, ऐसे ही ये भी +3 करके J जा रहा है, और ये भी +3 करके M जा रहा है, और M से +3 करके ही आपका
P आ रहा है, ठीक है, +3 करके आपका P आ रहा है। अब P से +3 आपने करना है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ नेक्स्ट टर्म क्या होगी, P से +3 करिए, PQRS, तो आपका जो एंड का क्या आ जाएगी, S आ जाएगी एंड की, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये है आपका Z, ये है X, ये V, थोड़ा अपोजिट से चल रहा है, ठीक है, अपोजिट से चल रहा है। आप ऐसे करके देखो, R में मैं कितना जोड़ू कि T आई, तो PQRST यानी कि +2 है, T में +2 करते हैं तो V जाता है, U में +2 करते हैं तो X जाता है, और X में +2 करते हैं तो Z जाता है। ऐसे ही P में +2 करेंगे तो R जाएगा। अब इसमें +2 करेंगे तो आपका सॉरी इसमें से जब मैं +2 करूंगी यानी कि P से छोटा आएगा ये, ठीक है, P से छोटा आएगा। अब कैसे होता है, M N O और P, और मुझे +2 करना है तो क्या आएगा, N आएगा यहाँ पर, M N O P, ठीक है, बिकॉज ऐसे X Y Z V U V W X है ना, +2 करते हुए, तो यहाँ से भी +2 होगा यहाँ पर, ठीक है, इतना समझे। यहाँ पर मैं इस चीज़ को चलो मैं यहीं से कर देती हूँ, N में +2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। तो मुझे बीच की एक इधर की टर्म मुझे मिल चुकी है। ऑप्शन में जब देखोगे ना तो एक ही सिर्फ एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, मतलब एक नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हो उसमें आपको ये डायरेक्ट आपको बीच का निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देख करके ही आप आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे चल रहा है, 1 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 21 है, 88 है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 2 है, 6 है, 21 88 एंड 4 4 5 है। अब नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है, तो देखो 1 के अंदर, अब देखो ज़्यादा इंक्रीमेंट है, अगर ज़्यादा जब इंक्रीमेंट होता है ना तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज आपको दिख रहा है 1 से 2 हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 21 हो गया, 21 से 88 हो गया, और 88 से सीधा 3 डिजिट में चला गया, तो प्लस का तो सवाल ही नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन करके देखना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस ऐसे भी करके आप देख सकते हो। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ भाई, ये तो या तो 2 पे जाएगा या फिर ये 1 पे जाएगा और +1 होगा, यही हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई 2 करती हूँ तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 2 या 4 और +2 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी फिर मुझे प्लस करना पड़ता अगर मैं यही सीक्वेंस रखती हूँ। तो इस चीज़ को ना करके यहाँ पे ऐसे देखो, जब मैं मल्टीप्लाई 1 + 1 करती हूँ तो मेरा 2 आता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 + 2 करती हूँ तो 6 आता है। इसका मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 3 + 3 करूँगी तो 21 आना चाहिए मेरा, और आ भी रहा है, 6 × 18 और 3 21 होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे +4 मल्टीप्लाई 4 + 4 और इसमें मल्टीप्लाई 5 + 5 हो जाएगा, तो इससे मेरा जो निकलेगा वो मल्टीप्लाई 6 + 6 का निकलेगा, ठीक है। तो इसको करो, 4 4 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 3 27 2 6 2670, और इसमें 6 और ऐड करो तो 2676। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 2676, ये आपकी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। आपको बस ऐसे सिंपल तरीके से करना है। और ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ऑप्शन देखे थे, मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखे नहीं है, आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। एन और एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप सिंपली डायरेक्ट उसको पुट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको नंबरिंग पता भी है ABCD की तो आप फटाफट से कर बैठेंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। इसको इंटरेस्ट लेते हुए करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये आपका कुछ ऐसा इन्होंने लॉजिक लगाया है कि पार्टिकल को PARTICLE पार्टिकल को किसके इक्वल रखा है, USB QFM DJ इसके इक्वल रखा है। फिर कहता है कि GENER जनरेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जनरेट जो है FOFHFUBS के इक्वल है। कुछ ऐसा लॉजिक इन्होंने लगाया है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपको वो लॉजिक को फाइंड आउट करना है और फिर खुद से लिख के दिखाना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसके इक्वल होगा। तो चलो, अब नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, बट इस क्वेश्चन में नंबरिंग की जरूरत भी नहीं है। अगर नंबरिंग आपको पता है तो ये ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, और अगर नंबरिंग नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको नंबरिंग पता है तो आप फटाफट से देख लोगे इसके अंदर +1 +1 +1 हो रहा है, बट ऐसे नहीं हो रहा। कैसे +1 हो रहा है वो जब पता चलेगा, जब आप यहाँ पर फटाफट से नंबरिंग लिख देंगे। बट किसी की प्रोसेसिंग पावर ABCD से भी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है,
आर के बाद एस आता है और टी के बाद यू आता है। 4 में इन्होंने डिवाइड किया, 4 के टुकड़े लिए इन्होंने, ठीक है, 4 के लिए टुकड़े। अब आई के बाद जे आता है, सी के बाद डी आता है, एल के बाद एम आता है और ई के बाद एफ आता है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट है वो फोर्थ तक जाएगा और ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, और जो बाहरी दो है, ये जो दो है वो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ है जी एच की तरफ जाएगा, ठीक है, एम एन ओ ई एफ और ई एफ, बाहरी जो दो है वो बाहरी दो के साथ इंटरचेंज कर लेंगे, अंदर के जो दो है अंदर दो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। उसके बाद ये 4 है आर एस टी यू ए बी और ई एफ, ऐसे ही मैं इनके साथ कर लूँगी, बाहर के जो दो है उनको आपस में इंटरचेंज करा दूंगी। करो। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई आता है, ठीक है, सी यहाँ है, सी आपस में, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, सी डी हो जाएगा, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद वी आता है, इसको भी ऐसे ही करूँगी, इसको यहाँ इंटरचेंज कराऊंगी। एम के बाद एन आता है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है, एन के बाद ओ आता है, ई के बाद एफ आता है। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखा मिल जाए वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है और नंबरिंग हमेशा ज़रूर ध्यान में रख लेना। और इन क्वेश्चंस में ना अपोजिट वाले भी आते हैं और अपोजिट का मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए जो है 10th है फ्रॉम लेफ्ट से, इसका मैं बहुत प्यारा सा ट्रिक आपको बताऊंगी। ए जो है वो, ये ना लाइन के क्वेश्चन होते हैं भाई, ए की जो स्थिति है वो 10वें नंबर पर बैठा है, ए 15वें नंबर पर बैठा है, बी इतने नंबर पे बैठा है, दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो बी इतना हो जाएगा, ए इतना हो जाएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कह रहा है ए जो है 10th है लेफ्ट से, मान लो ये लेफ्ट है और ए यहाँ बैठा है और ये 10वीं पोजिशन है इसकी। अब कह रहा है बी जो है 14th है फ्रॉम राइट से, राइट यहाँ से आएगा, मान लो बी जो है ये 14th है और ये बी बैठ गया, यानी कि इधर कितने हैं, इधर 13 हो गए और इधर कितने हैं, इधर 9 हो गए, क्योंकि 10वां तो ये है, 13 ये है और 14 ये हो गया, ठीक है। बीच में हमें नहीं पता कितने हैं। फिर कह रहा है इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज करने के बाद ए जो है, यानी कि ए जो है बी के साथ चेंज करेगा तो ए 24 पे आके बैठ गया, तो बी कहाँ जाएगा, बी कहाँ, कहीं पे यहाँ पे चला जाएगा। इन्होंने हमें नहीं बताया बी कहाँ पे गया है। ए की पोजीशन 24th है, तो इन्होंने हमसे पूछा है, ये पूरी गर्ल्स है, ठीक है, वो हमसे पूछा है कि कितनी टोटल गर्ल्स है, यानी कि लाइन में टोटल जो पर्सन है वो कितने हैं, ठीक है, बिकॉज ये गर्ल्स की लाइन है। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अगर ए 24 पे है तो बताओ बी की पोजीशन क्या हो जाएगी। ए अगर लेफ्ट से 24 पे आ गया है चेंज करके, तो बी जो है क्या किस पोजीशन पे चला जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हर तरीके से सोल्व करके बताती हूँ। देखो अगर सिंपल तरीके से बात करें बिना किसी फॉर्मूला के, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, ए हो गया 24, अगर बी की पोजीशन पे ए आया है तो इसके इधर तो 13 ही है ओनली, है ना भाई, ए ये है बी ये है, ए पहले 10th पे था, अब ए जो है बी की जगह पे आ गया, बी पहले 14 पे था, अब ए का बता दिया इन्होंने कि 24 पे आ गया, तो इसके इधर तो सिर्फ 13 ही है, तो मतलब इसके बाद जो है सिर्फ 13 ही है, टोटल हमें मिल जाएगा। तो 24 तो यहाँ तक ही हो गए थे, प्लस 13 37, टोटल कितने आ गए, टोटल गर्ल्स हो गई 37। आंसर, सिंपल आंसर। इसके अलावा आप कैसे कर सकते हो, इसके अलावा आप ऐसे कर सकते हो, हमेशा लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया करो। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट ये हो गया राइट ये हो गया मैं -1 कर दूंगी, 10 + 14 -1, नहीं ऐसे नहीं, एक चीज को उठाना है। जैसे ए की पोजीशन मेरी 10 है, ठीक है, बी की पोजीशन मेरी 14 है, चेंज करने के बाद मेरी ए की पोजीशन क्या होगी 24 होगी, तो उसके बाद मेरी जो लेफ्ट है वो ए वाली ये मानी जाएगी 24, और राइट में क्या है बी की 14 -1 38 -1 37, आप ऐसे निकाल लोगे। एक आपका ये तरीका है। एक तरीका और कैसे निकालोगे, एक तरीका और होता है ओल्ड का और न्यू का। कैसे निकालते हैं, ये ए की पोजीशन ये बी की, ये ए की पोजीशन और ये बी की पोजीशन। अब ओल्ड में यानी कि पुराने में ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन है 10, बी की पोजीशन क्या है 14 है। जब नई चेंज होकर के आई तो ए की पोजीशन होगी 24 हो गई। तो अब इसमें आप बी की पोजीशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। बी की पोजीशन कैसे निकलेगी, हमेशा ये करना जो पास वाले हैं ना इनका सम निकाल लेना। पास वाले सम क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला करके भी 38 ही होना चाहिए। तो और ये कैसे होगा, जब मैं 38 में से 10 घटा दूंगी तो ये कितना निकल आएगा 28। तो इंटरचेंज करने के बाद ए की पोजीशन अगर 24 हो गई है तो बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी फ्रॉम राइट।
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। और यहाँ से मैं टोटल भी निकाल सकती हूँ। टोटल कैसे निकाल लूँगी, ये 38 आया, इसमें से 1 कर दूँगी, 37 आंसर। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके से यहाँ पे बता दिया, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बट कई बार इस चीज़ में ना हम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा हम कर देते हैं चेंज, तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है। उसके अलावा आप इससे भी कर सकते हो, इससे आपका बी की जो पोजीशन है वो भी पता चल जाएगी, साथ में टोटल कितने बैठे हैं वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, फटाफट से आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, D इज टॉलर देन C एंड E। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा आराम से। कह रहा है D जो है वो बड़ा है C और E से, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ D जो है वो C और E से बड़ा है। अब जरूरी थोड़ी C भी E से बड़ा हो, तो यहाँ पर 2 चीज बन सकती है, तो E जो है ऊपर हो और C छोटा हो, 2 चीजें यहाँ पर बन सकती है। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर लिख ली है, क्योंकि D बड़ा है और C और E से है। अब C ऊपर हो सकता है, E नीचे, E ऊपर हो सकता है और C नीचे हो सकता है। A इज नॉट एज टॉल एज E। A जो है E जितना बड़ा नहीं है, यानी कि A अगर इस लाइन, अगर ये वाली सीरीज सही है तो A आपका नीचे आएगा, और अगर ये वाली सीरीज सही है तो A आपका या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर कहीं पे भी आ सकता है। तो मैं इस वक्त इसको यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, C इज टॉलर देन A। C जो है A से बड़ा है। ठीक है, अब देखो इसमें भी C A से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर A जो है इधर आएगा, बिकॉज C जो है A से बड़ा है, टोल है। D इज नॉट एज टोल एज B। D जो है B जितना बड़ा नहीं है। ठीक है, यानी कि अब D सबसे ऊपर है, बट फिर भी ये कह रहा है कि D B जितना बड़ा नहीं है, तो मतलब B तो इधर आ जाएगा ना, सबसे ऊपर आ जाएगा B। तो अब कह रहा है टोलेस्ट कौन सा है, तो हमें पता चल गया कौन सा टोलेस्ट है, बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन नहीं, जहां पर भी आपको बी दिखे वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज बी जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें इतना खास नहीं है, बस आपको समझना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका फिर से ब्लड रिलेशन का है, और इस क्वेश्चन को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपने रिलेशन में घुस जाया करो जब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन फोटोग्राफ, एक्स कहता है। अब एक्स गर्ल है या बॉय है हमें नहीं पता, लेकिन जो फोटोग्राफ में है वो लड़की है। तो एक्स कहता है एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए किसी लड़की के बारे में कि वो जो है डॉटर है मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन। अब देखो ग्रैंडफादर की स्टेज यहाँ पर है, और हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो मेल है उनको आप प्लस से डिनोट कर सकते हो और फीमेल को माइनस से, और जो मैरिड रिलेशन है वो आप कैसे डिनोट, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। आपके अपने जो चीज़ें होती है आप उनको भी कर सकते हो जो आपने सीख रखा है। ठीक है, अगर भाई बहन का है या फिर कजिन का है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब सीधी सी बात है भाई, स्टेज आपकी ऊपर है, ग्रैंडफादर तो पापा से पहले ही आते हैं, तो ये आपके ग्रैंडफादर है। ठीक है, इनका इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ठीक है, एक ही बेटा और बेटा नहीं है। तो शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, मेरा ही। अब वो जो एक्स है वो कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का जो बेटा है उसकी शी इज द, हाँ वो बेटी है उसकी। ठीक है, ये बेटी है। अब एक्स जो है वो भी तो, उसका भी तो दादा ही है, ये एक्स का भी तो दादा ही है, ग्रैंडफादर है। तो एक्स यहाँ पर या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। ठीक है, एक्स यहाँ पर या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये तो इसकी क्या लगी, ये तो इसकी बहन ही तो लगी, सिस्टर लगी, क्योंकि कह रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है और उसकी बेटी है। तो ओनली सन है मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, इसका ही तो भाई होगा कोई, या तो भाई होगा या बहन होगा, कुछ भी होगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, डजंट मैटर। ये जो है जो गर्ल है वो उसकी क्या लगी, गर्ल उसकी बहन लगी। ठीक है, तो सिस्टर का रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका फिर से एक सीरीज का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 3, 13, 22, 32 है, 59 है, 69 है, 120 है और 130 है, और आपको नेक्स्ट सीरीज बतानी है। देखो अब मैंने आपको कहा था कि जब ज़्यादा इंक्रीमेंट हो तो आप मल्टीप्लाई करो, बट आप ध्यान से देखो यहाँ पर इतना इंक्रीमेंट नहीं है, इतना इंक्रीमेंट नहीं है, तो या तो आप प्लस करके देखो। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है 10, 3 में 10 जोड़ते तो 13 आता है। इसके अंदर मैं कितना ऐड करूं, इसके अंदर मैं 9 ऐड करूंगी तो 22 आ जाएगा। एक बार हम लिख के देख लेते हैं, बाद में फिर हम चीज़ों को समझ लेंगे। इसके अंदर कितना 10 ऐड करती हूँ, 27 आ जाएगा। इनके अंदर फिर से 10 का डिफरेंस आ गया, और 10 में से 9 1, 51 आ गया, और फिर से यहाँ पर 10 का। तो यहाँ पर आपका क्या डिफरेंस आएगा उसके बेस पर आपको ऊपर वाली जो नेक्स्ट टर्म है वो पता चल जाएगी। देखो आप एक चीज ध्यान दो, ये भी 10 है, यानी कि एक छोड़ के एक आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो मुझे मेरा सॉर्टेड हो गया कि एक छोड़ के एक 10 है। यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है, 9 कह रहा है,
27, फिर 51, और नेक्स्ट जो आएगा वो यही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि क्या आएगा। उसके बाद तो फिर आना फिर से 10 ही है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो इसके अगला आएगा। अब 9 में मैं कितना जोड़ूं कि 27 आता है, तो 9 में मैं कितना जोड़ूं। अब देखो ये 3 का स्क्वायर भी है, 3 का क्यूब भी है ना, लेकिन ये कुछ भी नहीं है 3 का। अगर 3 का 4 आता तो मतलब यहाँ पे कुछ और आता। 3 3 जा 9 और 9 9 जा कितना होता है 81, फिर तो 81 होना चाहिए था इसको, तो ये भी यहाँ पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो मतलब फिर मैं इसका माइनस कर लेती हूँ, क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया 18, इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ जाएगा, कितना ऐड हो रहा है प्लस में 6, तो इसमें भी प्लस में 6 ऐड होगा यानी कि 30, ठीक है, प्लस में 6 ऐड यानी कि 30। तो 5 इसको जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरा 51 आता है, इसको जोड़ती हूँ तो 27 आता है, तो इनको जोड़ूंगी तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी ना, तो 181, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना आएगा 81 आएगा। और जब यहाँ पर 81 आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ, 120 में 10 जोड़ते हो तो 130 होता है, 130 में 81 जोड़ दो, 130 और 81 211, ठीक है। 211 आपको जहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 211 आपकी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी। समझ में आया अभी इतना चीज़ें, फिर से बता देती हूँ। आपने क्या करना है, डिफरेंस कर लेना है। जब आपका बीच का डिफरेंस आपको कम दिखाई दे रहा हो तो फिर आप प्लस माइनस से जाएंगे। तो डिफरेंस निकालने पे मुझे पता चल रहा है 1 छोड़ के 1 मेरा 10 आ रहा है, बट ये 10 डिसाइड नहीं करेगा आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो डिसाइड करेगा जो ये वाली चीज़ है, ये क्या लॉजिक लगा के चल रहा है। तो इसमें जब आप माइनस करते हो तो 18 आता है, फिर 24 आता है, ठीक है। और 18 में जब 24 में 6 ऐड करती हूँ, यहाँ पर भी 6, तो मतलब नेक्स्ट टर्म में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जब मैं 6 ऐड करती हूँ तो फिर आपकी बाकी आगे जाकर के वो सारी सीरीज वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है पीजीटी का, जो है इससे थोड़ा सा मुझे पीजीटी वाला डिफिकल्ट लगा था, पीजीटी वाला काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलिए, एक स्टीम इंजन है ट्रेन का, रन फ्रॉम, अब फिर से डायरेक्शन क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक स्टीम इंजन है ट्रेन का, वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। मैंने आपको बताया था ईस्ट ये होती है, वेस्ट होती है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आता है, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, यानी कि ऐसे ही जा रहा है आपका स्टीम इंजन, ठीक है, धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। और जो हवा है, विंड है, वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, यानी कि ऐसे। अगर ये स्टीम इंजन ऐसे भाग रहा है तो हवा आपकी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो कह रहा कि जो स्मोक है, जो धुआं है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो जैसे जैसे ये ऐसे छोड़ता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ता हुआ जाएगा, और हवा आपको इधर जा रही है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। और धुआं आपका ऐसे ही तो जाता जाएगा, ऐसे ही तो जाता जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हवा धकेल रही है, आगे से वैसे भी वो चल रहा है, तो आगे से वैसे भी जो है इफेक्ट पड़ रहा है एयर का, तो आपकी धुआं कहाँ जाएगी, आपकी धुआं साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है, यानी कि साउथ से ईस्ट की तरफ। तो जिस ऑप्शन में आपको साउथ से ईस्ट मिल रहा है तो वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ईस्ट टू वेस्ट तो चल ही रहा है, धुआं यहाँ से उठ रही है और धुआं पीछे की तरफ ही तो जाती जाएगी, बिकॉज हवा तो आपकी यहाँ से है, तो साउथ से ईस्ट आपकी स्मोक की डायरेक्शन हो जाएगी। समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, अब कह रहे हैं 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम में है सारी चीजें, जैसे क्रम में अगर मैं कह दूं कि 1 2 3 4 5, यानी कि डिफरेंस सिर्फ एक का हो, वो आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है। कह रहे कोई भी 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका जो एवरेज है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज सबको पता है भाई, जो सम होता है किसी भी टर्म का और टोटल टर्म आपकी यहाँ पर लिखी जाती है, तो आपका एवरेज निकल जाता है ना। जैसे अगर मैं 1 2 3 4 इनका एवरेज निकालना चाहूँ तो पहले मैं इनका सम करूंगी, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, और उसके बाद ये कितनी डिजिट्स हैं, ये 4 है, तो यहाँ पर जो आपका सोल्व होके आएगा 2.5, ये आपका एवरेज है, ऐसे निकलता है एवरेज, ठीक है। अब कह रहा है कोई भी 9 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज n है, अगर मैं अगली 2 और टर्म को ऐड करूं तो मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, क्या वो सेम रहेगा, इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1.5, या फिर इंक्रीज बाय 2। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप 2 टर्म को ऐड करते हो, जब भी आप कॉन्सिक्यूटिव टर्म का एवरेज निकाल रहे हो, तो उसके बाद जब आप 2 टर्म को ऐड करते हो ना, तो उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है बाई 1। किससे इंक्रीज हो जाता है, बाई 1। इस क्वेश्चन का आंसर तो इंक्रीज बाई 1 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे आएगा। देखो मैंने जब 4 लिया तो 2.5 आया था एवरेज, ठीक, कितना आया था, 2.5 आया था एवरेज। यहाँ पर अगर मैं 5 और 6 को और ले लेती हूँ, बिकॉज ये कंसिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, कंसिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली संख्या की बात कर रहा है।
अब कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7 और 2 9 1 10 5 15 और 6 21 बटे 1 2 3 4 5 6। पहले कितना था 4 का था मेरा एवरेज 2.5, अब कितना निकल गया 3.5। कितना की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी हुई है। कब, जब मैंने 2 को ऐड किया। ठीक है, तो जब भी आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालते हैं और आप जब 2 नेक्स्ट टर्म को ऐड करते हो तो आपका एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। अगर मैं 1 को ऐड करती हूँ तो 0.5 से बढ़ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इंक्रीज बाई 1 हो जाएगा। सो ये आपके 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, इजी थे पीजीटी के। हालांकि टीजीटी वाले मुझे थोड़े से ठीक लगे, इवन पीआरटी के भी ठीक थे और पीजीटी के थोड़े से मुझे इजी लगे। बाकी आपकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। जिनका, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि जिनका भी बैकग्राउंड हिंदी है, जिनका संस्कृत है, उनको ये चीज़ें बिल्कुल डिफिकल्ट लगेगी, ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हो सकती है चीज़ें, मतलब आप कर सकते हो, बस आप कोशिश करते रहिए, आप इन क्वेश्चंस को बनाते रहिए, आपको अच्छा लगेगा, आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।